स्टोरी के स्टार्ट में हम एक बुरे आदमी को देखते हैं जो कि अब मर चुका था और उसके बगल में खराम से बड़ी ही बुरी तरह से उसे देखते हुए सोच रहा होता है, मेरे दादाजी मर चुके हैं, उन्हें दो टुकड़ों में अलग करके मार दिया गया, पर फिर भी मेरे आंसू क्यों नहीं निकल रहे हैं और ना ही मुझे दुख हो रहा है। आखिर मैं किस तरह का इंसान हूं। वे मेरे इकलौती फैमिली थे। हम देखते हैं पास्ट में उन दोनों का रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इतना कि उन्हें दूसरों का कोई परवाह नहीं होता है। वे दोनों एक दूसरे में ही बहुत ही ज्यादा खुश थे। पर एक दिन एमसी के दादाजी अचानक ही उससे कहते हैं, जंग, क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो? जिस पर कि जंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, पर आप इस तरह बात क्यों कर रहे हो दादाजी? बताते हैं तुम्हारा असली नेचर तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है, इसीलिए हो सके तो कभी भी इसे दूसरों को मत दिखा खाना। इन सारी चीजों को याद करता हुआ प्रेजेंट में एमसी वह बुरी तरह से पागल होते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा दादाजी, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं आपसे किया हुआ वादा वह निभा पाऊंगा। अगले सीन में हम जंगरंग विलेज को देखते हैं, जहां पर कि कई सारे कैरेज जा रहे होते हैं और उन्हें देखते हुए कई सारे लोग आपस में बात करते हुए बोल रहे थे। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ की चोटियों से उन्होंने कई सारे डाकुओं को पकड़ लिया है। उनके साथ तो कई सारे छोटे मोटे क्रिमिनल भी हैं। आखिर उन लोगों ने उन सब को यहाँ पर जिंदा क्यों लाए हैं? उन्हें तो वहीं पर मार देना चाहिए था। उन सभी की बातों को बगल के इनमें बैठा हुआ एक बंदा बड़े ही गौर से सुन रहा होता है और कैरेज में बंद एमसी को देखते हुए कहता है, वह काफी जवान लगता है, ऐसा लग रहा है कि वह यंग मास्टर के उम्र का ही होगा। तो वहां पर एक और बंदा आते हुए उसे बताता है, उसकी छोटी उम्र से धोखा मत खाइए, वह इतनी छोटी उम्र में उन सभी कायदों से ज्यादा करर है। जिस पर कि वह बंदा कहता है, हाँ यह तो पूरी तरह से स्पष्ट है, तभी तो उसे स्कट वैगन में फेंक दिया गया है। उसके सामने वाला बंदा जो कि सुन बताता है, यह बहुत ही ज्यादा आश्चर्य की बात है कि इस पर यकीन करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसने केवल एक हास्य के साथ बहुत सारे लोगों को एक ही बार में मार डाला, जिसके चलते सभी लोगों ने उसका नाम रख दिया है सैकेड डिमन, जो कि हेवन तक को हिला दिया। पर खैर मेरे फेमस मार्शल आर्टिस्ट, आप इस बार कौन सी रिक्वेस्ट को लेकर आए हैं? वह बंदा बताता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए किसी को ढूंढो, कोई ऐसा जिससे कि आसानी से पचाया जा सके। यह सब बोलता हुआ वह जैसे ही एमसी की ओर देखता है तो लोगों से पत्थर मारते हुए गालियां दे रहे होते हैं। वह बंदा भी जिसे कि देख ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एमसी के चेहरे की ओर जाता है और वह बुरी तरह से हैरान हो जाता है। जबकि दूसरा बंदा एमसी के चेहरे को देखता हुआ कहता है, अरे बाप रे, इस देश की सबसे खूबसूरत महिला भी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। आखिर एक सायकित डीमर इतना सुंदर कैसे हो सकता है? तभी उसके बगल में बैठा हुआ बंदा कहता है, मैंने तुमसे जो पहले रिक्वेस्ट किया था उसके बारे में भूल जाओ। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। जबकि उसके साथ वाला बंदा उसे आवाज लगाता हुए कहता है, सर जैम रुक जाइए, मुझे यहां पर बुलाकर आप इस तरह यहां से नहीं जा सकते। पर जैम उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान ना देकर वहां से बाहर निकलकर जाते हुए सोचता है, मैंने ढूंढ लिया एक परफेक्ट मैच। अगले सीन में हम जंग रंग नर कासल जो मुख्य झेल को देखते हैं, जहां पर कि जंग को बंद किया गया था, लेकिन फिर भी वह इन सारी चीजों का परवाह ना करते हुए अपने मन में सोचते हुए कह रहा था, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। वह आदमी सच में इंप्रेसिव था। मैं भले ही अपने दादाजी के दुश्मन को ढूंढने में कामयाब हो गया, पर वह बिल्कुल ही अलग लेवल पर था। उसने मुझे तब तक पीटा जब तक कि मैं उस हाल में नहीं पहुंच गया जहां मैं अपनी एक उंगली तक नहीं उठा सकता था। यदि मैं उससे दोबारा मिलता हूं तब भी यह सिचुएशन सेम ही होगा, चाहे फिर मैं इसके बारे में जितना भी सोच लूं, क्योंकि वह एक मार्शल आर्टिस्ट है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे मार पाऊंगा। क्या मुझे भी मार्शल आर्ट को सीख लेना चाहिए? इससे क्या मेरे पास दूसरा मौका होगा? यह सब सोचता हुआ अचानक ही उसकी नजर अपने अगल बगल जाता है, जहां पर कि हल्का हल्का धुआं फैलना शुरू हो गया था। वह
जिसे देखते हुए कहता है, आखिरकार यह किस तरह का धुआं है? क्या कहीं पर आग लगी हुई है? नहीं, रुको, यह गंध तो बेहोशी की है। हम देखते हैं थोड़े ही समय बाद पहरा दे रहे दोनों बेहोश हो जाते हैं और जंग को भी देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मानो वह भी बेहोश होता हुआ जा रहा है। आगे कुछ समय बाद उस प्रिजन का गेट खुलता है और उसके अंदर कोई तो आता है जो कि जैसे ही एमसी को देखने के बाद उसके हाथों को खोलता है, तभी जंग बुरी तरह से अपनी आंखों को खोलता हुआ उसकी ओर देखता है। बाद में उसे एक खतरनाक हिट को देने के बाद मुझे पता नहीं यहां पर चल क्या रहा है, लेकिन अभी मेरे पास मौका है। सौभाग्य से वह जहर घटिया था, पर अचानक ही उसे कोई चीज आकर हिट करता है और उसके सारे क्यू पंचर पॉइंट बंद हो चुके थे। वहीं वह बंदा जैम बोल रहा था, अब तुम कहीं पर भी नहीं भाग सकते कि रे कहीं के उसे इतना तेज देख। जंग कहता है, आखिरकार यह कमीना मेरे पीछे कब आया? उतने में ही उसे दोबारा एक जोरदार हिट पड़ता है और वह दीवार के साथ चिपकती हुए कहता है, क्या यह भी एक मार्शल आर्टिस्ट है? कोई रास्ता नहीं है, ये वही है। ले ही ये उसके जैसा दिखता हो जिससे कि मैं पहले टकराया था, लेकिन यह बिल्कुल ही अलग है। इतने में ही वहां पर एक दूसरा बंदा आकर कहता है, सर जैम, क्या ये वही है? तो जैम बताता है, माय लॉर्ड, आप यहां पर क्यों आए हैं? आपको बाहर ही रुकना चाहिए था। यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर कि वह बंदा बताता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं पहले कभी भी जेल के अंदर नहीं आया हूं, इसलिए मैं हमेशा से यहां आना चाहता था, लेकिन अब मुझे घिन रही है। यहां पर तो कितना सारा बदबू है। खैर, इस आदमी को ऊपर उठाइए, मैं इसके चेहरे को देखना चाहता हूं, और मेरे लिए कुर्सी को लाइए। जैम, जो कि सुन एमसी को संभालते हुए उसे बैठा आता है, वहीं वह बंदा एमसी को देखते हुए कहता है, सच में यह तो बिल्कुल ही वैसा ही दिखता है। दूसरी तरफ उस बंदे के चेहरे को देख जंग भी बुरी तरह से हैरान हो चुका था, जिसका कारण उन दोनों का चेहरा सेम था, मानो कि वो दोनों जुड़वा भाई हो। पर यह बंदा कहता है, यह देखते हुए कि अचानक से ही मेरा कोई हमशक्ल वह प्रकट हो चुका है, तो इससे अधिक अजीब रिलेशन शायद ही कोई हो सकता है। यह कितना सरप्राइज की बात है कि तुम बिल्कुल ही मेरे जैसा दिखते हो। वही एमसी की तो अपने सामने के नजारे को देख मुझसे आवाज भी नहीं निकल रहा था, लेकिन वह बंदा कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है और अब तुम्हारे पास बस 2 दिन की जिंदगी बची हुई है। जिस पर के एमसी कहता है, हाँ तुम सही हो। तो वह बंदा बताता है, तुम्हारा भाग्य तो सच में बहुत बुरा है। एक जैसा चेहरे के साथ पैदा होने के बावजूद भी मेरे भाग्य में नोबल बनना तय है, लेकिन तुम्हारे भाग्य में मरना लिखा है। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के आखिरी अपॉर्चुनिटी को देता हूं। अपने भाग्य को बदलने की मेरा छाया बन जाओ और ग्रैंडियन मॉक फैमिली के तीसरे बेटे गंग उन मक के रूप में बदल जाओ। जंग जो किसन अपने मन में कहता है, क्या सच में मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है? वहीं वह बंदा बता रहा होता है, तुम्हें बस मैनर के अंदर चुपचाप रहना है और अद्भुत खाने के साथ आरामदायक बिस्तर पर सुंदर नौकरानियों के साथ मजे करना है। मेरा मतलब है कि तुम उन सारी चीजों को एंजॉय कर सकते हो जो कि कभी भी तुम अपने किसान के जीवन में नहीं कर पाए। बाद में जब जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा कि तुम अपनी फ्री लाइफ यहां से दूर जाकर जी सकते हो। अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो ये लो और इसे खा लो। जंग जिस पर कहता है, क्या यह जहर है? तो जम बताता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम सच में सोचते हो कि हम तुम्हारे जैसे शकील डीएम पर भरोसा करेंगे? एक बार काम पूरा हो जाए तब हम इसका एंटीडोट तुम्हें दे देंगे, इसलिए जल्दी करो और इसे खा लो। जिसको कि देखता हुआ एमसी अपने मन में कहता है, दादाजी, मुझे एक और मौका मिल चुका है। इतना सोचते हुए जब वह पीछे बैठा अपने हमशक्ल की ओर देखता है तो वह बड़े ही साइको लुक को दे रहा था, इसीलिए वह उस पिल को टकने के बाद अपने अंदाज में आते हुए उसे पूछता है, क्या तुम मुझे इस अपॉर्चुनिटी की गारंटी दे सकते हो? तो वह बंदा कहता है, हाँ क्यों ना नहीं, बेशक सर जैम, इसके एक्यूपंक्चर पॉइंट को रिलीज कर दीजिए
और इसके हथकड़ियों को खोल दीजिए, जिस पर कि वह बंदा तुरंत ही बिना एक पल की देरी की एमसी को आजाद कर देता है। बाद में वह कहता है, मैं आगे चलूंगा, आप पीछे रहिएगा माय लॉर्ड। तो वह बंदा कहता है, मैं तुमसे आगे चलूंगा, जिस पर कि जंग बिना कोई सवाल को उठाए उनके पीछे जाने के लिए तैयार हो गया था। वहीं जैम बाहर निकलने के बाद सब कुछ चेक करने के बाद कहता है, रास्ता साफ है, मेरे पीछे आइए। ये सब बोलता हुआ वह अपने पीछे देखता है तो उसकी दुनिया पलट चुकी थी। जंग लॉर्ड के सर को पकड़ा हुआ एक साइको वाली हंसी हंस रहा था, जिस पर कि यह बंदा जैम वह कुछ कर पाता उससे पहले ही उसके लॉर्ड की गर्दन वह टूट चुकी थी। जबकि जंग हंसते हुए कहता है, ओ माय गॉड, अब सर जैम हम क्या करें, नकली तो मर चुका है।